आज के इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ की कुछ पर्सनल स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं इमोशंस के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, अगर आप अपने लाइफ में दुखी हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ, तो काफ़ी क्लाइंट से मेरी बातचीत होती रहती है। उनके लाइफ में वो रिलेशनशिप को लेकर कैसे दुखी है, इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दुख को लेकर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब मैं अपने लाइफ में इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, क्यों सफ़र कर रहा था और उस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकला, ये आपको सीखने को मिलेगा। बहुत हिम्मत मिलेगी आज के इस वीडियो से आपको। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, यकीन कीजिए आपको बहुत सुकून भी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज अगर मैं अपने बिहेवियर के बारे में आपको बताऊं, तो यकीन करो आज मेरा बिहेवियर बिल्कुल ऐसे बन गया है कि अगर कोई मुझे इग्नोर करता है, अगर मुझे ऐसे लगता है कि कोई मुझे अवॉइड कर रहा है, उनकी ज़िंदगी से दूर भगा रहा है, तो मैं उनके लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मैं ज़बरदस्ती लोगों के साथ नहीं रहता हूँ। मैं ज़बरदस्ती लोगों को खुश करने के बारे में नहीं सोचता हूँ। अगर मुझे ये लगता है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है, वो मुझसे दूर होना चाहते हैं, वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो यकीन करो मैं उनकी ज़िंदगी से दूरी बना लूँगा। जहाँ पर बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है, फिर मैं ये नहीं देखता हूँ कि आप मेरे कितने करीबी इंसान हो, मेरे कितने करीबी दोस्त हो। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बार बार बात आ रही है, तो मैं अपने एंड से दूरी बना लेता हूँ। अब कुछ लोग ये कहेंगे, यार ये तो बड़ा इगोइस्टिक बिहेवियर है, ये तो बड़ा इगोइस्टिक बिहेवियर है, ऐसे बिहेवियर के साथ तो हमें ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप खुश रहना चाहते हो, अगर आप इमोशनली स्टेबल रहना चाहते हो, तो आपको ये एटीट्यूड अपने अंदर बिल्ड करना ही होगा। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा बिहेवियर पहले से ऐसे नहीं था। मैं लोगों के साथ रहना पसंद करता, नए नए लोग बनाता, उन्हें इमोशनली एंटरटेन करता, उनका सहारा बनने की कोशिश करता, उनकी दिल की बातें सुनता, अपनी दिल की बातें बहुत आसानी से सबको बताता। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अभी मैं किसी से मिलता हूँ अगर, तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि वो इंसान मेरे साथ कांटेक्ट में क्यों है, किस काम की वजह से वो मेरे कांटेक्ट में आया है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो जिस वजह से मेरे कांटेक्ट में है, मैं पहले वो काम करूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई पर्सन मुझे मिला है जिनके साथ मुझे वीडियोस बनाने हैं, वीडियोस शूट करने के हैं, तो बस मैं उतना काम करता हूँ, फिर दूर हो जाता हूँ। मैं कहीं पर भी दोस्ती या रिश्ते बिल्ड करने की कोशिश नहीं करता हूँ। कांटेक्ट में हज़ार लोग हैं, यकीन कीजिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर करता हूँ, जिनके साथ मैं इमोशनली अटैच हूँ। मैं लोगों से अटैच होने से डरता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अटैचमेंट के वजह से ही कई बार हम दुखी होते हैं, कई बार हम परेशान होते हैं। इसीलिए मैं इतनी इजीली बॉन्डिंग बिल्ड नहीं करता हूँ, बहुत टाइम लगता है। अगर आज आप मेरे साथ कांटेक्ट में आते भी हो, तो यकीन कीजिए 2-3 महीने तो शायद मैं आपके साथ कंफर्टेबल होकर बात भी नहीं करूँगा। जितनी काम की बातें हैं, बस उतनी काम की बातें करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छे से बात करूँगा, रिस्पेक्ट भी दूंगा, लेकिन इतने जल्दी मैं आपसे इमोशनली अटैच नहीं होऊंगा। मुझे इमोशनली अटैच होने में टाइम लगता है, और यकीन कीजिए इस वजह से बहुत लोग मेरे साथ रहना भी पसंद नहीं करते। आते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर चले जाते हैं, और मैं जाने देता हूँ। मैं किसी को भी ज़बरदस्ती अपने लाइफ में रोक कर नहीं रखता हूँ, चाहे बात दोस्ती की हो, बिजनेस की हो, किसी भी पर्सपेक्टिव से। नेटवर्क बनाना एक अलग बात है, लेकिन इमोशनली अटैच होना ये एक अलग बात है। अब इसके अलावा आपके साथ कुछ पर्सनल स्टोरीज मैं शेयर करता हूँ। अभी जब मैं कॉलेज में था, तब मैं एक लड़की से अटैच हो गया था। एक लड़की थी मेरी कॉलेज की, जिससे मेरी रोज़ बातें होती थी, और शायद उसे नहीं पता था, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच था। थोड़ी ही दिन में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। थोड़ा वक्त बीता और मुझे ये महसूस होने लगा कि इस अटैचमेंट के वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा हूँ। मेरा पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं है, मैं बस उस लड़की के बारे में सोचता। अब जब मुझे ये महसूस हो गया कि इस अटैचमेंट के वजह से, उस लड़की की इतनी आदत के वजह से मैं आज अपने लाइफ में दुखी हूँ, अपने लाइफ में परेशान हूँ, यकीन कीजिए
मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन मैंने पूरा फोकस इसी बात पर रखा कि मुझे इमोशनली डिटैच होना है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि अटैचमेंट क्या होती है, डिटैचमेंट क्या होती है। मैं फेसबुक पर उस लड़की से बात करता। यकीन कीजिए, मैंने ये डिसीजन लिया कि आज से मैं फेसबुक यूज़ करना ही बंद कर दूंगा। और वो दिन है, और आज का दिन है। मैंने फेसबुक पर हार्ड 1 या 2 पोस्ट की होगी। उससे ज़्यादा मैंने फेसबुक पर कुछ पोस्ट भी नहीं किया है अपनी पर्सनल आईडी पर। पहले मैं हर वीक में पोस्ट करता, अपने फोटोज़ डालते रहता, अच्छे अच्छे कुछ वीडियोस डालते रहता। लेकिन जहाँ पे मुझे लग गया कि ये सब मैं गलत कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इमोशनली लो फील कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में दुख आ रहा है, उस दिन से मैंने ये सब करना बंद कर दिया। फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिया और 1 साल तक मैंने फेसबुक को ओपन भी नहीं करके देखा था वहाँ से। मुझे 1 हफ्ता 10 दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर उसके बाद मैं बहुत सुकून से अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। तो यहाँ पर मुझे ये तो समझ में आ गया था कि अटैचमेंट कहीं भी और किसी से भी हो सकती है। जिस इंसान से हम अटैच है, शायद हमें पता, उस इंसान को पता भी नहीं होगा कि हम उनसे कितने अटैच है, लेकिन उस अटैचमेंट की वजह से हम हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। मैं उस सिचुएशन से तो फिर निकल गया। अब और एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरे एक बहुत करीबी दोस्त के बारे में है। 2019-20 की बात है, जहाँ पर मुझे एक लड़का मिला, विनय नाम का। उसके पास कैमरा था और मुझे वीडियोस बनाने थे, तो मैं उसके पास जाता, शूट करता। इसी से हमारी बातचीत हुई। वैसे तो वो मेरे घर के पास ही रहता था बचपन से, लेकिन वो मुझसे 2-3 साल बड़ा था, तो मुझे कभी उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, और ना ही मैंने तब तक 2019-20 तक उससे कभी बातें भी की। तो 2019-20 में हमारा कांटेक्ट हुआ। मैं उसके पास जाता, वीडियोस बनाता। धीरे धीरे इसी वजह से हम रोज़ मिलने लगे। अब वो धीरे धीरे कब एक अजनबी से एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया, यकीन करो मुझे पता ही नहीं चला। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी, उस वक्त उसका ब्रेकअप हुआ था। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था, पॉडकास्ट, अभी 1 साल पहले। और मैंने सोचा था कि इस पॉडकास्ट को मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा, लेकिन किसी रीज़न के वजह से पोस्ट नहीं कर पाया। ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या रीज़न था। फिर हमारी ऐसी दोस्ती, उसका ब्रेकअप हुआ और वो अपनी ब्रेकअप की सारी बातें मुझे बताने लगा। उसको बहुत अच्छा लगता था जब भी वो अपने दिल की, ब्रेकअप की उस सिचुएशन मेरे साथ शेयर करता। और वो मुझे ये बोलता भी था कि यार मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी बातें तुझे बताता हूँ, जब तू मेरी बातें ध्यान से सुनता है, क्योंकि ब्रेकअप में बहुत दर्द होता है। ब्रेकअप में हम बहुत पेनफुल सिचुएशन में रहते हैं। ये सारी बातें मुझे उसके साथ कांटेक्ट में आने के बाद ही समझ में आई। कैसे उसका एक अच्छा खासा रिश्ता ब्रेक हो गया, कैसे वो ब्रेकअप की वजह से अपने लाइफ में परेशान था, वो छोटी छोटी बातें मुझे बताता। अब उसकी बातें मैं बहुत ध्यान से सुनता, जिस वजह से मैं ना थोड़ा बोर भी होता। मैं थोड़ा उससे दूरी भी बना कर रखता कि यार तू यार हमेशा ब्रेकअप की बातें मत किया कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर बातों ही बातों में उसने एक बात मुझे बोला था कि यार जब भी मैं दिल की बातें तेरे साथ शेयर करता हूँ, अपनी स्टोरी में जब तुझे बताता हूँ, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल बहुत हल्का हो जाता है। और मुझे ना उस वक्त ये महसूस हुआ था कि यार मैं किसी की कहानी सुनकर उसे इतना सुकून दे रहा हूँ, उसे मेरे साथ इतना अच्छा लग रहा है। तो इस वजह से ना मैं बहुत अच्छे से फिर उसकी बातें सुनता। वो जो भी मुझे बताता ना, मैं सारी बातें उसकी सुनता, और मैंने कभी उसे जज नहीं किया। मैंने कभी उसको ये नहीं बोला कि यार तू ऐसे था, तू वैसे था। वो अपने लाइफ के सारे सीक्रेट्स मुझे बताता। अब वो मेरे साथ इतना कंफर्टेबल हो रहा था, धीरे धीरे मैंने भी अपनी लाइफ की बातें बताना उसे स्टार्ट कर दिया। यकीन करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कभी भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स किसी को बताता नहीं हूँ। इसके पीछे बहुत से रीजंस है। मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई मुझे जज करेगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं अपनी वीकनेस दूसरों को क्यों बताऊँ। ये मेरा स्वभाव था और अभी भी स्वभाव है, लेकिन उसके साथ ना मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे मैंने भी अपने लाइफ की वो सारी बातें बताना उसे स्टार्ट कर दिया, जो शायद मैं खुद से भी सोचने से डरता। और मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि यार कोई मेरी बातें सुन रहा है, कोई मुझे जज भी नहीं कर रहा है। अब इस वजह से उससे रोज़ मिलना जुलना हुआ, हमने साथ में बहुत कुछ किया, हमने वीडियोस बनाए, हमने कुछ बिजनेस का सोचा। तो एक अच्छी खासी दोस्ती की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। अब धीरे धीरे मेरे लाइफ में जो भी होता मैं उसे जाकर बताता, और उसके लाइफ में जो भी होता वो मुझे आकर बताता। एक टाइम ऐसा आ गया था मेरे लाइफ में, यकीन करो,
जहाँ पर मेरे साथ कोई भी बात होती, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, तो मैं वो नोट डाउन करके रखता, क्योंकि ये बात मुझे उसे बतानी होती है। मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा हो, सबसे पहले मैं उसे कॉल करूँगा। एक ऐसी दोस्ती हमारी बन गई थी और यकीन करो मैं बहुत खुश था। फिर इसी बीच आप इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं तब भी यूट्यूबर था और मुझे वीडियोस से रिलेटेड वृंदावन जाना था। अब मेरे पास वृंदावन जाने के पैसे नहीं थे। ये कुछ 2020 या 21 की बात होगी। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि यार अब मैं ना वृंदावन नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन उसने मुझे पैसे दिए कि यार तू एक काम करिए, पैसे ले और तू जा, एक बार जाकर देख कि वहाँ पे क्या होता है, क्या तुझे वहाँ पे अच्छा लगता भी है, नहीं लगता है, क्या वहाँ पे तेरा बिजनेस अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा। उसने ये सारी बातें मुझे समझाई और उसके पैसे लेकर मैं वृंदावन चले गया। अब वृंदावन में मुझे क्या नहीं मिला। वृंदावन में मुझे श्री कृष्ण भगवान मिले, मेरा यूट्यूब बहुत अच्छे से चलने लगा, मुझे एक दो काम मिले जिस वजह से फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। आपको ऐसे नॉर्मली बताता हूँ, वृंदावन जाने से पहले मैं 5, 10 या 15 हज़ार रुपये हर महीने कमाता और वृंदावन जाने के बाद मैं 80 से 90 हज़ार रुपये हर महीने कमाता। तो आप समझ ही गए होंगे कि वृंदावन जाने से मुझे फाइनेंशियली कितना फ़ायदा हुआ और मुझे वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान भी मिल गए। मैं श्री कृष्ण भगवान जी की भी पूजा करता हूँ, जिस वजह से मेरी लाइफ इमोशनली बहुत स्टेबल हो गई, बहुत रिलैक्स हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ, मेरे उस फ्रेंड के वजह से हूँ, विनय के वजह से हूँ। अब धीरे धीरे हमारी दोस्ती आगे बढ़ने लगी। वो जानता था कि मैं उसके अलावा किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, उसके अलावा मैं किसी को अपना दोस्त बोलता भी नहीं हूँ। वो हमेशा कहता यार तू नए लोगों से मिल, नए दोस्त बना, कांटेक्ट बना, अच्छे से लोगों के साथ रहा कर। और मैं हमेशा ये कह कर टाल देता कि भाई मुझे तेरे अलावा कोई चाहिए भी नहीं और मेरे पास इतना फालतू का टाइम है भी नहीं कि मैं 10 दोस्त बनाऊँ और उनके साथ दिन रात घूमूँ। उसके बाद 2023 में मैं नागपुर आ गया। मैंने नागपुर में अपना स्टूडियो बनाया, नागपुर में मैंने अपना सेटअप बनाया। तो हम दोनों के बीच में ना थोड़ा गैप आ गया। अब ये गैप क्यों आया, क्यों नहीं आया, बट मेरे मन में हमेशा था यार कि मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से दूर हो रहा हूँ। यकीन करो ऐसा एक दिन नहीं जाता जहाँ पे हमारी बातें नहीं होती। अगर मुझे अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर भी जाना है तो मैं उसी के साथ जाता, वरना नहीं जाता। इतनी इमोशनल अटैचमेंट थी। ऐसा नहीं कि उसके बिना मेरा कुछ हो नहीं सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन मैं कुछ करना नहीं चाहता था। यार मुझे बस वो दोस्त चाहिए, मैं जहाँ जाऊँ मुझे वहाँ वो चाहिए। और उसका भी वैसे ही था कि मैं अपने 100 काम छोड़ के उसके साथ जाऊँगा। और यकीन कीजिए इस वजह से हम दोनों के नज़र में कभी एक दूसरे की वैल्यू भी कम नहीं हुई। वो मेरे काम की बहुत इज्जत करता, वो मेरे टाइम की बहुत इज्जत करता और मैं भी उसके काम और उसके टाइम की बहुत इज्जत करता। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे के लिए बहुत अवेलेबल थे तो हम एक दूसरे की वैल्यू नहीं कर रहे। बस 2021 में एक बार हमारी अनबन हुई थी, उसके बाद हमारे बीच में कभी लड़ाई, हमारा झगड़ा भी नहीं हुआ। उसके बाद कभी हमने अनबन भी नहीं की, हम हमेशा अच्छे से रहते। और मैं आज आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता हूँ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मैच्योर था, वो मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार था। इसके बाद मैं नागपुर में 6-7 महीने रहा, हमारी बीच बीच में बातें होती थी। उसके बाद ना मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद मैंने सोचा भी नहीं था अपने लाइफ में। मैं नागपुर से वापस अपने होम टाउन आ गया जहाँ पे मेरा घर था और फिर मैंने सोचा कि अब मैं यहीं से काम करूँगा, पेरेंट्स के साथ रहूँगा। 1-2 महीने का वक्त बीता, लेकिन मेरा काम काफ़ी अच्छा चल रहा था ऑनलाइन, यूट्यूब का, वीडियोस का। तो मैं ट्रैवलिंग करता था, कभी मुझे वृंदावन जाना पड़ता, कभी दिल्ली जाना पड़ता, कभी नागपुर जाना पड़ता, कभी मुंबई जाना पड़ता। तो एक बार ऐसे ही मैं मुंबई जाने वाला था। 13 अगस्त की बात थी, 13 अगस्त 2023। मैं 13 अगस्त को नागपुर चले गया, 16 अगस्त को मैं मुंबई जाने वाला था। तो 2-3 दिन मैंने सोचा कि मैं नागपुर में रहता हूँ, नागपुर का काम कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं मुंबई चले जाऊँगा। 15 अगस्त को दोपहर का वक्त था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। मुझे उसके भाई का कॉल आता है, मुझे विनय के भाई का कॉल आता है। और यकीन करो मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि उससे पहले मैंने विनय के भाई का कभी फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि उनकी और मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। वो मुझसे बहुत एज में बड़े थे, उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली कॉल किया होगा बात करने के लिए। उससे पहले जब भी उनके कॉल आते ना, मैं कॉल नहीं उठाता, उनको मैसेज पे रिस्पॉन्स कर देता। लेकिन मुझे नहीं पता कि उस दिन मेरे मन में क्या आया, मैंने उनको कॉल बैक कर लिया। फिर उन्होंने मुझे तुरंत पूछा कि विनय तेरे साथ है?
मैंने कहा नहीं नहीं विनय मेरे साथ नहीं है, मैं नागपुर में हूँ। क्योंकि उनको भी पता था कि मैं विनय का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, मैं विनय के हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ, अगर विनय कहीं बाहर भी जा रहा है तो मैं उसी के साथ रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने पूछा क्यों, कुछ हुआ है? तो उन्होंने कहा यार विनय के सर पे चोट लगी है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था तो वहाँ पे चोट लगी थी, तो मुझे भी ऐसे लगा कि तू भी उसी के साथ होगा। ये मुझे विनय के भाई ने कहा। मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ। उस सिचुएशन में मैंने सोचा कि चलो मैं पूछ लेता हूँ जो विनय के साथ गए होंगे। तो मैंने एक दो लोगों से कांटेक्ट किया, उसमें एक मेरा भाई भी था, रियल ब्रदर। मैंने अपने भाई को कांटेक्ट किया एंड मैंने अपने जब भाई को कांटेक्ट किया तो मैंने पूछा भाई विनय को कुछ हुआ है? उस वक्त ना मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे, क्योंकि मुझे पीछे एम्बुलेंस की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैंने जस्ट पूछा एंड उसने कहा कि हाँ यार विनय के सर पे चोट लगी है। उसने बड़ा स्ट्रांग होकर ये जवाब दिया, लेकिन फिर वो रोने लगा। और जैसे ही वो रोने लगा ना, मैंने फ़ोन कट कर दिया। अब क्यों किया मुझे कुछ पता नहीं। उसके बाद मैंने और एक दूसरे फ्रेंड को कॉल किया जो विनय के साथ रहता है। उसने कहा भाई विनय को बहुत चोट लगी है, विनय के सर पर बहुत गहरी चोट है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। यकीन करो मैंने फ़ोन कट किया और मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि उसकी और मेरी दोस्ती कितनी अच्छी है, वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है। क्योंकि उस सिचुएशन में मेरे पास कोई नहीं था जिसको मैं कांटेक्ट करके ये बता सकूं कि भाई मेरे मन में क्या चल रहा है। जिसको मैं बताता हमेशा वो एम्बुलेंस में है, वो हॉस्पिटल जा रहा है। तो मैं किसे कॉल करूं, मैं किसे ये बातें बताऊं? मेरे पास कोई नहीं था ऑनेस्टली। सोशल मीडिया पे दिख सकता है यार कि मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतने अच्छे लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, लेकिन यकीन करो ऐसी बातें मैं किसी को नहीं बताता हूँ। तो मुझे जब फील हुआ ना, मैं कॉल किसे करूँ यार, जिससे कॉल करना है वो तो एम्बुलेंस में बैठा है। तो मेरे पास कोई था भी नहीं कॉल करने के लिए। मैंने एक ऐसे नॉर्मल फ्रेंड को फिर कॉल किया और मैंने उसे बताया कि यार मेरा ना एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके लिए आप प्रे करो। मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूँ, किसके साथ क्या बात करूँ। मैंने कुछ नहीं, मैंने फ़ोन रखा और मैं बस वेट कर रहा था कि वो हॉस्पिटल में पहुँचे और जल्द से जल्द हमें रिपोर्ट मिले कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ है। वो हॉस्पिटल गया, वो एक एक घंटा मैंने कैसे निकाला मुझे मेरा पता है उस वक्त। उसके बाद कुछ ऐसे हुआ कि मैंने अपने भाई से पूछा तो भाई ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि यार विनय के सर पे चोट तो बहुत गहरी लगी है, इस वजह से बहुत इम्पैक्ट हो सकता है उसके लाइफ में, लेकिन हाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो जाएगा और ऑपरेशन के बाद हमें ये पता चलेगा कि कितना टाइम लगता है रिकवरी में, कितना टाइम लग सकता है अच्छा होने में। जब उसने ये कहा ना, तब मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो ठीक है यार, एटलीस्ट मेरा दोस्त ठीक तो हो जाएगा। थोड़ा वक्त बीता, 6-7 बज गए थे शाम के, और मैंने बहुत हिम्मत करके अपने भाई को कॉल किया जो विनय के साथ रहता है, और मैंने पूछा क्या भाई विनय इतना सीरियस है कि उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम है? मेरे भाई ने ना मुझे उस वक्त बिल्कुल डांट दिया कि यार नहीं नहीं ऐसे इतना भी कुछ नहीं हुआ है, बस उसके सिर पे गहरी चोट लगी है। और उस वक्त ना मुझे बड़ा सुकून मिला। लेकिन वही बात है, जब हॉस्पिटल में आप बेहोश होकर जा रहे हो तो मन में हज़ार बुरी चीज़ें आती है, हज़ार चीज़ें मन में चलती है। और मैं उससे इमोशनली इतना अटैच था कि मैं चैट्स रीड कर रहा हूँ, हमारे मैसेजेस रीड कर रहा हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, जिस वजह से मुझे बस लग रहा था कि मैं उसके पास चले जाऊँ। लेकिन उस वक्त मैं उसके पास नहीं जा सकता था। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे मैंने अगेन एक फ्रेंड को कॉल किया। उसने ना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बताया कि यार विनय के सर पे चोट है, डॉक्टर 2 या ढाई बजे मिडनाइट में ऑपरेशन करेंगे, मतलब आधी रात को, और सुबह तक हमें रिपोर्ट पता चल जाएंगी कि विनय की बॉडी या ब्रेन क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। 11:30-12 बजे की बात है। मैंने श्री कृष्ण भगवान से दुआ मांगी। मैं यकीन करो ऐसी प्रेयर मैं कभी नहीं करता हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन मैंने उस वक्त विनय के लिए बहुत कुछ मांगा, और शायद मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि यार सुबह तक ना अच्छी न्यूज़ आ जाएगी। उस वक्त मैं जैसे तैसे सो गया। 5:30 बजे मैं उठा। मुझे तो पहले लग रहा था ना कि मैंने शायद सपना देखा है, मेरे मन में ये सब सपना चल रहा हो। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ तो मैंने देखा कि हाँ इतना सब कुछ हुआ है। मैंने 6 बजे अपने भाई को कॉल किया और मेरे भाई ने ना बहुत धीमी सी आवाज़ में मुझे बोला कि यार तू एक काम कर, तू सीधा घर पे आ जा, तू हॉस्पिटल मत आ। और मैंने उससे पूछा कि क्यों? तो उसने मुझे ऐसे बताया कि विनय का ब्रेन डेड हो गया है, मतलब उसके ठीक होने के चांसेस 0 है। जब उसने मुझे ये बताया ना, तब यकीन करो मुझे 20-25 सेकेंड ना कुछ समझ नहीं आया, मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा। मैंने कहा बहुत रिलैक्स होकर बोला कि चलो ठीक है मैं घर आता हूँ सीधे। मैंने फ़ोन रखा, मैं बेड पर ही था
और 20 सेकंड के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हो गया कि किसी ने मेरे हाथ पैर को काट लिया है। मतलब यकीन करो, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं वॉशरूम जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं पानी पीऊँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक़्त। मैंने ना बड़ी हिम्मत किया, मैं उठा, मैं फ्रेश हुआ और सीधा मैं हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। अब वहाँ से हॉस्पिटल जाने का जो रास्ता था वो 2.5 से 3 घंटे का था, नागपुर से अमरावती। और यकीन करो, वो जो 3 घंटे का रास्ता था, जो हमारी 4 से 5 साल की दोस्ती थी, वो मुझे महसूस हो गई। मैं इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पानी नहीं पी पा रहा हूँ। और उस वक्त मेरे मन में एक ख्याल आया कि यार, मैं उसका दोस्त हूँ जो पिछले 5 साल से उसके साथ हूँ, उसके घर वाले पिछले 25 साल से उसके साथ है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके मन में क्या चल रहा होगा। हम एक गाँव में रहते हैं जहाँ पे थोड़ी दूर पर उसका घर है और थोड़ी दूर पर मेरा घर है। पूरे गांव में सन्नाटा था। पूरे गांव के लोग, उसके फ्रेंड्स, सब हॉस्पिटल के सामने थे जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कांटेक्ट में वो अकेला मेरा दोस्त था। हार्डली यार आज 3 से 4 दोस्त मेरे होंगे जिनके साथ मैं बहुत अटैच हूँ, लेकिन उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। उसके लिए जैसे मैं श्रावण हूँ, मेरे जैसे 100 श्रावण वहाँ पे खड़े हैं, उसके लिए दुआ मांग रहे हैं। जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तब भी लोग उम्मीद लगा कर बैठे कि कुछ तो अच्छी रिपोर्ट आएंगी। मैं 9-10 बजे पहुँचा और 9-10 बजे से लेके 3 बजे तक बस हम वेट कर रहे कि कुछ तो अच्छी रिपोर्ट आए। 1% तो चांस रहे। डॉक्टर ने कहा 4-5% चांस है, मैं हम आपको आफ्टरनून तक अपडेट करते हैं। और आफ्टरनून में डॉक्टर बाहर आए, जो उसके घर के बड़े लोग थे वो वहाँ पर गए। और यकीन कीजिए, जब मैंने विनय के पापा की आंखों में देखा तो पापा की आंखों में ना ऐसे आंसू आ रहे थे। मैं समझ गया कि अब विनय ठीक नहीं हो सकता। हम उस दिन सारा दिन रोए, हम बहुत परेशान हुए। उसको घर लेकर आए, मैं भी घर पे आया, मैं उसकी मम्मी के पास गया। यकीन करो, पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, ये मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मैं उसका एक दोस्त था, मेरी हालत ख़राब हो गई है। मेरे मन में क्या क्या थॉट्स आ रहे थे उस वक्त कि मुझे नहीं रहना है। मैं तो ऐसे भी सोच रहा था यार कि मैं चलो 25 साल का तो हो ही गया हूँ, 20-25 साल का तो हो ही गया हूँ। अब मेरे लाइफ के 30-35 साल ऐसे निकल जाएंगे, जैसे 20-25 साल निकल गया वैसे मैं 30-35 साल निकाल लूँगा। मेरे माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि यार, जिस कार से हम जा रहे हैं ना, उस कार का भी एक्सीडेंट हो जाए और जितने भी लोग इस कार में बैठे हैं सबके साथ गलत हो जाए। मतलब मैं इस तरीके से सोच रहा था कि कोई मतलब नहीं है। मैं अपने मम्मी के पास कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरे मम्मी को भी पता था कि वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है। मैं उसके मम्मी के सामने कैसे जाऊँ, मैं उसके पापा के सामने कैसे जाऊँ, मैं उसके घर में कैसे जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पूरा ब्लैंक था उस वक्त, बहुत थका हुआ था। उसको लाए और आज से ठीक 1 साल पहले 16 अगस्त 2023 को, आज 16 अगस्त 2024 है, उसका अंतिम संस्कार इस वक्त तक, अभी 8-9 बज रहे, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक उसका अंतिम संस्कार हो गया था। हम घर पे आ गए थे और यकीन करो, घर पे आने के बाद मैं क्या ही बोलूँ यार, कि घर पे आने के बाद मैं आके सो गया, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। सारे दोस्त जहाँ जगह मिल रही है वहाँ सो रहे हैं। और जिस दिन, दूसरे दिन जब मैं सुबह उठ रहा, यानी कि 17 अगस्त को, मुझे लग रहा था एक तो मैं सपना देख रहा हूँ। और यकीन करो, 16 अगस्त को मेरे साथ 10 लोग बैठे थे। 17 अगस्त को सुबह जब मैं अकेला उठा, मुझे लगा कि सब कुछ ही खत्म हो गया। क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ जहाँ पर हम दोनों बैठकर बातें करते थे, मैं वहाँ पर गया और मैं वहाँ पे बस 2 मिनट था। मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरे आंखों में आंसू आ रहा है, मैं बिल्कुल परेशान होकर बैठ गया। और पीछे से उसके पापा भी आए। जब मैंने उसके पापा को देखा, यकीन करो, उसके पापा की आंखों में आंसू, उसके पापा बिल्कुल लाचार बनकर चल रहे हैं, उनके पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं ब्लैंक हो गया था यार, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। वो दिन शायद मेरे ज़िंदगी का सबसे डार्केस्ट डे था, जहाँ पे मैंने ये महसूस किया कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। एक 25 साल का लड़का जो 2 दिन पहले घर पर था, अपने फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा था, अपने फैमिली को एक बेटर लाइफ देने की कोशिश कर रहा था, अपने पापा का सपोर्ट सिस्टम बनकर बैठा था, 2 दिन के बाद उसका पूरा वजूद मिट गया है। वो, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उस वक्त मैंने क्या महसूस किया होगा अपने लाइफ में।
मुझे धीरे-धीरे वहाँ से बाहर निकलने में टाइम लगा 20 से 25 दिन। इस बीच मैंने कुछ बातें सीखा। मेरे नाना जी हैं, उन्होंने कहा कि यार ये तो कलयुग में ही हम जी रहे हैं, वो अभी एक बहुत अच्छी जगह पर होगा, क्योंकि वैसे भी हम कलयुग में जी रहे हैं, यहाँ पे तो बस दुख ही दुख है। ये सारी बातें सुनकर ना मुझे थोड़ा सुकून मिला कि यार हो सकता है वो एक बहुत बेहतरीन जगह पर हो, क्योंकि सच में हम कलयुग में जी रहे हैं जहाँ पे हम किसी ना किसी रीज़न की वजह से दुखी है, उसे मुक्ति मिल गई हो। मुझे ऐसे लगता था कि शायद, ऐसे लगता है अभी भी, कि वो बहुत अच्छा था। ट्रस्ट मी, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इतना अच्छा था इसीलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया हो। ऐसी कुछ बातें थी जिस वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिली। 4-5 साल की दोस्ती ऐसे ख़त्म हो गई। उसका वजूद मिट गया, बस उसकी यादें मेरे साथ थी। हमने कितना टाइम स्पेंड किया है साथ में, हमने एक दूसरे के साथ कितने मोमेंट स्पेंड किए हैं। वो मेरा एक ही दोस्त था, ये बात उसे भी बहुत अच्छे से पता थी। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे एक बात उस वक्त रियलाइज़ हुई कि ये जो इमोशनल अटैचमेंट है, अगर कोई इंसान आपका दिल दुखा रहा है ना, आप उससे दूर हो सकते हो। कोई आपको रुला रहा है ना, आप उसे भुला सकते हो। कोई आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, आप उसे भूल सकते हो। रो रो कर भूलोगे, परेशान होकर भूल जाओगे। लेकिन उस सिचुएशन में क्या, जब कोई इंसान आपके साथ रहना चाहता है, आप उसके साथ रहना चाहते हो, आपके बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती है, आप उसके साथ खुश रहना चाहते हो, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे मजबूरी के वजह से आपको दूर होना पड़ता है। मुझे लगता है ना कि मौत जब आती है, जब किसी इंसान का वजूद ख़त्म होता है, जान निकल जाती है, उस वक्त उसके पीछे जो यादें रह जाती है, उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं, उसके पीछे जो वो लोग जो उससे अटैच है वो रह जाते हैं, उनके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इमोशनल अटैचमेंट क्या होती है, ये तभी पता चलता है जब हम ये महसूस करते हैं कि वो भी हमारे साथ रहना चाहता था, हम भी उसके साथ रहना चाहते थे, लेकिन अब कोई रीज़न नहीं है हमारे पास, हम नहीं रह सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान के आगे हमारी नहीं चलती है, ये कुदरत का नियम है। और ये सब कुछ हुआ, वहाँ से ना मैं इमोशनली बहुत स्टेबल बन गया। जब भी मैं दूसरों के साथ खुश होता, दूसरे दोस्तों के साथ खुश होता, मुझे उसके बाद कुछ दोस्त भी मिले, लेकिन ना मेरे मन में हमेशा एक बात चलती, यार मैं उसके बिना कैसे खुश हो सकता हूँ, मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ। यकीन कीजिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे कांटेक्ट में बहुत लोग हैं, लेकिन एक ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकूं या शेयर करना चाहूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना, मुझ में अब उतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं वो जगह किसी और को दूंगा, मैं उसके बाद किसी को अपना दोस्त बना पाऊंगा, वो चीज़ मुझसे नहीं होगी। और मैंने ना 1 साल में ये एक्सपीरियंस कर लिया है। जब मैं शुरुआत में ऐसी बातें बोलता तो लोग कहते यार ठीक है, वक्त लगेगा, धीरे धीरे तो ठीक हो जाएगा। इमोशनली हम खुद को हील कर लेते हैं समय के साथ। लेकिन आज 1 साल हो गया है, कल 2 साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो जगह है, वो जगह मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, और मैं देना भी नहीं चाहूँगा। जब भी मुझे आज भी लगता है ना मैं किसी के साथ खुश हो रहा हूँ तो मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, मेरे मन में ऐसी बातें आती है, और मैं आज वो सारी बातें आपके साथ दिल खोल के रखना चाहता हूँ। मैंने खुद को कैसे संभाला, ये बहुत एक अलग बात है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स, उसका जो भाई, उन्होंने अपने आप को कैसे समझाया ना, इसका कोई कुछ नहीं बोल सकता हूँ यार मैं इस पे। पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है ये शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता है। एक लड़का जो एक रात तक आपके साथ आपके घर में सोया है, और दूसरी रात वो हॉस्पिटल में सोया है, और तीसरी रात वो इस दुनिया में ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही मिट चुका है, इससे डरावना क्या हो सकता है। मुझे लगता है ना कि अभी तक, मेरी अभी उम्र 23 साल है, और 23 साल तक मैंने सबसे जो डिफ़िकल्ट टाइम, जो डिफ़िकल्ट फेज़ मेरे लाइफ में रहा है, वो यही रहा है। इतने दोस्त को इतने बुरे तरीके से खोना, इतना खुद को अकेले बना लेना, इमोशनली खुद को इतना वीक बना लेना, ये चीज़ मैंने बहुत करीबी महसूस की है। इमोशनली आप किस हद तक टूट सकते हो, भगवान किस हद तक आपकी परीक्षा ले सकते हैं, और किस हद तक आपको भगवान रुला सकते हैं ना, पिछले 1 साल में मैंने उसके वजह से ये सब महसूस किया है। मुझे आज भी याद आता है यार, जब मैंने बहुत अच्छा टाइम उसके साथ स्पेंड किया था, मैं बहुत खुश था उसके साथ, मैं उसके साथ बातें करता, उसके साथ कितना कुछ शेयर करता, लेकिन आज वैसा कोई नहीं है, मैं किसी को बनाऊंगा भी नहीं।
मैंने बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको और कुछ भी बताऊंगा, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट को लेकर आप एक बात सीख लो, किसी को ना जानबूझकर दुखी मत करो। हमें नहीं पता है कि वो इंसान कब तक हमारे साथ है। सबके साथ अच्छा रहो, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको इमोशनली खुश करने की कोशिश करो, लेकिन यार एक लिमिट तक। ज़रूरत से ज़्यादा किसी से इमोशनली अटैच मत हो जाओ, और स्पेशली उन लोगों से जो आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करते हैं। मेरे दोस्त के साथ, विनय के साथ जब ये हुआ, उसके बाद से ना मेरा ये बिहेवियर बन गया है कि मैं किसी को ना इतने इजीली अपने लाइफ में नहीं आने देता हूँ। जब मैं क्लाइंट से बात करता हूँ, 7,000 कॉल्स कंप्लीट हुए अभी रिसेंटली, 15-20 दिन पहले। मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, तो ऐसी बातें होती रहती है क्लाइंट से जिनके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं देखता हूँ कि लोग कितने दुखी है। 18 साल का लड़का दुखी है, 60 साल का इंसान दुखी है। तो जो दुख रहता है ना, वो उम्र देखकर तो नहीं आता है कि यार आप बहुत मैच्योर हो गए हो तो आप दुखी नहीं होंगे। हो जाते हैं समटाइम्स, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। समटाइम्स सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। एक बात जो मैंने अपने लाइफ में 23 साल की उम्र में अभी तक सीखी है, जो मैंने 7,000 लोगों से बात करके सीखी है, उन लोगों को समझाकर जिनके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है, जिनके लाइफ में दुख है, उनको देखकर मैंने इतना तो सीखा है कि जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, उस सिचुएशन को लेकर कभी आप दुखी हो नहीं सकते। और जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको लेकर अगर आप दुखी हो भी जाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हर पर्सपेक्टिव में ये देखो कि आपके कंट्रोल में क्या है। रिलेशनशिप की बात करें, अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान ही आपके साथ नहीं रहना चाहता है, वो इंसान ही आपको इमोशनली इतना कमज़ोर बना रहा है, तो स्ट्रांग बन जाओ। आप इंतज़ार मत करो कि कुछ होगा, कुछ चमत्कार होगा और आप इमोशनली खुश हो जाओगे। लोग एक रिलेशनशिप की वजह से 20 साल तक दुखी रहते हैं, ये मैंने सुना है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि चलो ठीक है, हम ना रहते, समय के साथ हम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होता है समय के साथ, आपको ठीक करना पड़ता है, आपको कोशिश करनी पड़ती है, तभी आपका समय साथ देता है। खुद को इतने आसानी से कमज़ोर बनाकर मत रखो। उन लोगों के साथ रहो जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको नहीं पता आप कितने टाइम के लिए उनके साथ हो, कितने टाइम तक आप उनके साथ रहोगे। और जो आपकी इमोशंस की वैल्यू करते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ ना हमेशा खुश रहो। हमेशा उनकी वैल्यू करो, हमेशा उन्हें खुश करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं। अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो यार। जो लोग आपके क्लोज है, जो आपके ऊपर इमोशनली डिपेंड है, उनके इमोशंस के साथ कभी खिलवाड़ मत करो। और अपने इमोशंस किसी को इतने आसानी से मत दो कि वो आपके साथ खिलवाड़ करे। ज़िंदगी परीक्षा लेती है, जितना हंसाती है ना, उससे ज़्यादा रुलाती है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत सुकून मिलेगा यार कि यहाँ तक आपने मेरी बातों को सुना है, आपने मेरी स्टोरी को सुना है, आपने मेरे इस वीडियो को देखा है। मैं अपने दिल की बात शेयर करना चाहता था आपके साथ। हो सकता है शायद मैं उतने अच्छे से ना बता पाया हूँ मेरे दोस्त की वो कहानी, लेकिन यकीन करो ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना सा था कि मैं अपने दिल को हल्का कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि हाँ, मेरी भी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है या हो रही है जिससे मैं थोड़ा बहुत इमोशनली सफ़र करता हूँ या कर रहा था। बस यार इतना ही कहूँगा। अगर आप इमोशनली दुखी हो, मैं पूरे दिल से ये दुआ करता हूँ कि आप जल्दी से खुश हो जाओ। आप भी थोड़ी मेहनत करो, खुद के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।